व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग ऑफ आर्क इन GMAW? GMAW में आर्क को शुरू करने में क्या कठिनाई होती है? रॉन्ग पोलैरिटी, ये आंसर सही है। अगर आपने GMAW को रॉन्ग पोलैरिटी यानी कि आपने अगर उसकी स्ट्रेट पोलैरिटी रखी तो उसकी आर्क को शुरू करने में दिक्कत आती है। हो तो जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर GMAW में हम फिलर वायर को पॉजिटिव, क्योंकि हम ज़्यादा हीट फिलर वायर पर चाह रहे होते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा फिलर वायर पिघले, क्योंकि ये मोटी वेल्डिंग के लिए काम आती है आपकी GMAW। पतली प्लेटों में GMAW को यूज़ करके कोई हमें लाभ नहीं मिलता है जितना हमें मोटी वेल्डिंग ग्रूव को भरने में लाभ मिलता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्टिक वेल्डिंग से वो बहुत देर लगती है। तो अगर आपने रॉन्ग पोलैरिटी रखी तो आर्क को शुरू करने में एक प्रॉब्लम आती है। अनस्टेडी हैंड, मतलब अगर आपका हाथ हिल रहा है, अनस्टेडी हैंड की वजह से आपकी वीव टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपकी आर्क बंद हो सकती है। लेकिन आर्क को शुरू करने में अनस्टेडी हैंड का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि पीछे से वायर जो है वो मोटर के द्वारा धकेली जा रही है। तीसरा ऑप्शन है वर्क पीस डर्टी। वर्क पीस डर्टी होगा तो पोरोसिटी आएगी। आर्क को शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल्डिंग भी हो जाएगी, आर्क भी शुरू हो जाएगी अगर आपका वर्क पीस डर्टी है, लेकिन पोरोसिटी के दोष आ जाएंगे। तो ये आंसर भी सही नहीं है। हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि GMAW में आर्क को शुरू करने में क्या कठिनाई जो आ रही है वो उसका कारण क्या है। आखिरी ऑप्शन है एक्सेस ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज के ज़्यादा होने से आर्क लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, तो आर्क जो उत्पन्न हो रही है उसको उत्पन्न करने में बाधा हाई वोल्टेज में नहीं आएगी, एक्सेस ऑफ वोल्टेज में नहीं आएगी। वो तभी आती है अगर आपने पोलैरिटी को गलत रखा है, तो शुरुआत करने में दिक्कत आती है आर्क को शुरू करने में, फिर बाद में वो स्टेबल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल आती है स्ट्रेट पोलैरिटी में, मतलब अगर आपने बेस मेटल को पॉजिटिव और फिलर वायर को नेगेटिव बनाया हुआ है तो। हाउ टू ट्रबल शूट द बर्न बैक प्रॉब्लम इफ़ द कॉन्टैक्ट टिप इज़ प्लग्ड और वोर्न आउट। बर्न बैक होता है जब हमारी आर्क पीछे वायर तक पिघला देती है, जहाँ से कॉन्टैक्ट टिप से वायर निकल रहा है। तो GMAW में अगर ये आर्क पीछे तक चली जाए और उसको पिघला दे तब हमारा बर्न बैक, उसको हम बर्न बैक कहते हैं। और ये कब होता है? ये तब होता है अगर हमारा फीडिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कभी वायर अटक रही है कभी निकल रही है, तो ऐसे में बर्न बैक हो जाते हैं। और अगर बर्न बैक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टिप को बदल देना चाहिए, क्योंकि टिप प्लग हो गई है, प्लग मतलब वो फ्यूज़ हो गई है तार के साथ, और या फिर वॉर्न आउट मतलब घिस गई है। ऐसी परिस्थिति में हमें कॉन्टैक्ट टिप को बदल देना चाहिए। तो आंसर देखते हैं। पहला है एडजस्ट द कॉन्टैक्ट टिप। एडजस्ट क्या करोगे उसको? जब वो फ्यूज़ ही हो गई है, उस तार के साथ चिपक गई है, तो सबसे पहले तो वो जो बल्ब किंक कहते हैं उसको काटो, उसको कॉन्टैक्ट टिप को चूड़ियों से खोलो और दूसरी कॉन्टैक्ट टिप लगाओ। यही उसका उत्तर है। सेकंड ऑप्शन है डैमेज केबल कनेक्शंस। केबल कनेक्शन डैमेज हो गए हैं, इसका तो ये तो उत्तर समझ नहीं आया, आंसर हो ही नहीं सकता इसका। थर्ड ऑप्शन है क्लीन एंड रिप्लेस कॉन्टैक्ट टिप। आप वो जो कॉन्टैक्ट टिप है उसको क्लीन कर लो, अगर क्लीन हो सकती है, फ्यूज़ नहीं हुई है, और आप उसको रिप्लेस कर दो तो अच्छा है। एक नई कॉन्टैक्ट टिप आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो अब फ्यूज़ हो चुकी है और वॉर्न आउट हो चुकी है। आखिरी ऑप्शन है लो वोल्टेज एंड इनसफिशिएंट हीट। ये कोई ट्रबल शूटिंग नहीं होती है, मतलब ये ऑप्शन देखने में ही लग रहा है, पढ़ने में लग रहा है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका एक आंसर सही है, वो है सी, क्लीन एंड रिप्लेस कॉन्टैक्ट टिप। व्हाट डू यू कॉल अ वेल्ड जॉइंट हैविंग स्मॉल होल्स कैविटीज़ ड्यू टू एंट्रैप्ड गैस पैकेट्स। गैस के पैकेटों में फंसने के कारण छोटे छिद्र और गुहाओं वाले वेल्ड जोड़ में को आप क्या कहते हैं? मतलब वेल्डिंग में अगर छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? आप सबको पता होना चाहिए, पता है, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन उसको नहीं कहते, लैक ऑफ पेनिट्रेशन उसको नहीं कहते, स्पैटर उसको नहीं कहते। अगर वेल्डिंग की सीम में छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट इन विच द वेल्ड मेटल मेल्टिंग थ्रू द बेस मेटल रिजल्टिंग इन होल्स। वेल्ड जोड़ में क्या दोष है जिसमें वेल्ड धातु आधार धातु के माध्यम से पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप छिद्र हो जाते हैं? माध्यम से नहीं होगा, मध्य से होगा। ये पूछना चाह रहे हैं उस दोष को क्या कहते हैं कि जब हम कर तो रहे थे वेल्डिंग, लेकिन वेल्डिंग करते हुए ज़्यादा करंट की वजह से और पतली चादरें होने की वजह से, अगर ये कब होता है? जब हम बहुत थिन शीट्स पे काम कर रहे होंगे, तो वेल्डिंग करते हुए होगा क्या? वेल्डिंग की जगह वो उस प्लेट में ही छेद कर देंगी और आर पार आपको एक होल मिल जाएगा। इसको हम बर्न थ्रू कहते हैं। ऑप्शन सी। बर्न बैक किसको कहते हैं? GMAW में जब आर्क आपके तार को पीछे तक पिघला दे उसको बर्न बैक कहते हैं। और बर्न थ्रू किसको कहते हैं? जब पतली चादरों में वेल्डिंग करते हुए होल हो जाए, मतलब हमारी आर्क डेपोजिशन करने की जगह उसको और होल कर दे, उसको बेस मेटल को पूरा पिघला के आर पार और उसमें एक छिद्र बना दे, उसको हम बर्न थ्रू कहते हैं। उस दोष को का नाम है बर्न थ्रू। एक्सेसिव पेनिट्रेशन ग्रूव के अंदर होती है, बेस मेटल में नहीं होती ये दोष। लैक ऑफ पेनिट्रेशन
लैक ऑफ पेनिट्रेशन में तो जो ग्रूव हमने बनाया हुआ है उस दूसरी सतह तक ही नहीं पहुंची हमारी वेल्डिंग, उसको कहते हैं, ये भी आंसर नहीं है। डिस्टॉर्शन विकारों को कहते हैं। ये डिस्टॉर्शन मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है जॉब, उसके अंदर होल हो गया है, छिद्र हो गया है, उसको हम बर्न थ्रू कहेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट विद वेल्ड मेटल कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस? वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान वेल्ड धातु के संकुचन के साथ वेल्डिंग दोष का नाम क्या है? संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई हमारी वेल्डिंग। जब गर्म अवस्था में होती है तो वो थोड़ी फैली हुई होती है, जब वो ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती है, और जब वो सिकुड़ती है तो जिस दो धातुओं को उसने जोड़ा है उसको भी ऐंठ देती है, यानी कि उसके कोण को कम कर देगी, ऐंठन आ जाएगी या छोटा कर देगी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? डिस्टॉर्शन। इसका ऑप्शन है डिस्टॉर्शन। एक्सेसिव पेनिट्रेशन इसको नहीं कहते, लैक ऑफ पेनिट्रेशन इसको नहीं कहते, और पोरोसिटी भी इसको नहीं कहते। पोरोसिटी होते हैं छिद्र, लैक ऑफ पेनिट्रेशन मतलब हमारी पिघली हुई धातु वेल्ड मेटल दूसरी सतह तक मतलब पिछली सतह तक नहीं पहुंच पाया। एक्सेसिव पेनिट्रेशन पिछली सतह तक ज़्यादा पहुंच गया। ये सब वो नहीं है जो ये पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहे थे कि वेल्डिंग वो डिफेक्ट कौन सा है जिसमें वेल्डिंग जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो आपके मेटल को भी खींच देती है, मतलब उसमें एक विकार ला देती है, उसका नाम है डिस्टॉर्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिफेक्ट अकरिंग टू एन अनस्टेडी हैंड इन GMAW? GMAW में एक अस्थिर हाथ के होने वाली खराबी का क्या नाम है? जब हम वेल्डिंग करना सीख रहे होते हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो हमारा हाथ हिलता रहता है, उसको अनस्टेडी हैंड कहते हैं। मतलब हमारा हाथ हिल रहा है, क्योंकि हमें कब सांस रोकनी है, कब सांस छोड़नी है और हाथ को कैसे संभालना है ये नहीं आता होता है। तो शुरुआत में ऐसा होता ही है। तो हमारी वो कैसा दोष आता है, हमारी वेल्डिंग जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, सांप जैसी बनेगी, कभी इधर को भाग जाएगी, कभी इधर को एक सीधी लाइन में नहीं हो पाती है। तो ये दोष आता है तब जब आपका हाथ अनस्टेडी होता है। कहीं से वेल्डिंग मोटी हो जाएगी, कहीं से घूम जाएगी, कहीं से पतली हो जाएगी, कहीं से मोटी हो जाएगी, कहीं से ऊंची उठी हो जाएगी। अनस्टेडी हैंड में हमारी वेल्डिंग की सीम जो है वो अनइवन हो जाती है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओवर फ्यूजन, ये तो कोई आंसर नहीं है। बर्न थ्रू भी तब नहीं होता। डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा, अगर वेल्डिंग हो रही है तो ये मान के चलना कि डिस्टॉर्शन तो होता ही है। लास्ट ऑप्शन है वेवीनेस ऑफ बीड्स। आपकी जो बीड्स हैं, जो आपने वेल्डिंग की एक लाइन लगाई है, रन लगाया है, वो वेवीनेस मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। व्हाट डिफेक्ट्स अकर टू अ वेल्ड जॉइंट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट हीट इनपुट? अगर हीट इनपुट पूरा नहीं है तो हमारा पेनिट्रेशन पूरा नहीं होगा। तो इसका आंसर है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। पहले भी कर चुके हैं ये सवाल, उसमें मैंने बताया था लैक ऑफ फ्यूजन भी इसका आंसर हो सकता था अगर लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑप्शन में ना दिया होता तो इसका आंसर है बी, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। व्हाट गैस कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस स्पैटर डिफेक्ट एंड इंप्रूव आर्क स्टेबिलिटी इन मिग मैग वेल्डिंग प्रोसेस? कौन सा गैस संयोजन एक मिग मैग वेल्डिंग प्रक्रिया में स्पैटर दोष को कम करेगा? आर्गन और CO2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्पैटर को कम कर देता है और चाप की स्थिरता में सुधार करेगा। हाँ, ये आंसर है आर्गन और CO2, ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन डी भी लिख रखा है, आर्गन, CO2 और O2। ऑक्सीजन को भी हम बहुत कम मात्रा में, वैसे ऑक्सीजन को हम वेल्डिंग में प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन आर्क की स्टेबिलिटी के लिए हम 1% ऑक्सीजन भी इस मिक्सचर में डाल देते हैं, उससे आर्क की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, आर्गन भी, CO2 भी और ऑक्सीजन भी अगर लिखा हुआ है तो करेक्ट। एक बार मैं चेक कर लूँ। यस, इसका आंसर है डी, आर्गन, CO2 और ऑक्सीजन की बहुत छोटी मात्रा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन 10%, 5%, 1% के करीब ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं ताकि हमें और अच्छी स्टेबिलिटी ऑफ आर्क मिले। निरंतर आपकी आर्क स्टेबल यानी कि बनी रहे, निरंतर रहे, इस गुण को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको आर्गन, CO2 80-20 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट चाहिए तो 1% उसमें ऑक्सीजन का मिश्रण भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। What are the types of joints in friction welding? फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के जोड़ संभव हैं? बट जॉइंट। फ्रिक्शन वेल्डिंग में बट जॉइंट के अलावा और कोई जॉइंट संभव नहीं है, ना टी जॉइंट, ना लैप जॉइंट, ना कॉर्नर जॉइंट, ना एज जॉइंट। कोई सभी जॉइंट पॉसिबल नहीं है सिवाय बट जॉइंट के। तो इसका आंसर हुआ सी, फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमेशा बट जॉइंट ही प्राप्त होता है। What is the non-consumable electrode of high melting point used in TIG welding? टिग वेल्डिंग में हम टंगस्टन की इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं ना, तो इसका आंसर हो गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टिग वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है, एक तो फिलर वायर होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होती है वो टंगस्टन की होती है, इसीलिए इसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस। तो इसका आंसर टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और सारे आंसर्स गलत है। व्हाट इज ऑल्सो रिफर्ड एज GTAW? GTAW का पूरा नाम हमसे पूछ रहे हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। देख लो नीचे आंसर में कहाँ है।
अच्छा, गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग नहीं पूछ रहे नीचे आंसर में। हमें तो देखिए वो जो मैंने आपको आंसर बताया ये भी सही है, पर मुझे तो ऑप्शन में से बताना है ना। टिग वेल्डिंग कहते हैं इसको, GTAW को टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। टंक्शन इनर्ट गैस वेल्डिंग कह लो या गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, दोनों एक ही नाम है, तो ऑप्शन ए सही है। मिग वेल्डिंग कहते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को। GTAW में टंक्शन वाली इलेक्ट्रोड होती है। स्टड वेल्डिंग नहीं कहते इसको, और गैस वेल्डिंग भी इसको नहीं कहते। GTAW का दूसरा नाम है टिग वेल्डिंग। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, ये आपकी टिग वेल्डिंग दिखाई हुई है। GTAW एक फिलर वायर है और एक आपकी नॉन कंज्यूमेबल टंक्स्टन इलेक्ट्रोड है जो आपकी गन से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो एक्स जहाँ पर निशान जो चिन्हित किया हुआ है ये शील्डिंग गैस है, आर्गन शील्डिंग गैस है ये, जहाँ पर एक्स को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। टॉर्च ये नहीं है, शील्ड, यस शील्ड मतलब कवच, ये आर्गन गैस का कवच है, तो इसका ऑप्शन हुआ बी। व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार की धातुएं शामिल होती हैं? सिमिलर मेटल, यस। डिसिमिलर मेटल, यस। नॉन मेटेलिक ग्रुप, मे बी। एनी मेटल फ्लैट टाइप, डिसिमिलर मेटल भी कर देते हैं और सिमिलर मेटल भी कर देते हैं। ऊपर के दोनों आंसर, तीनों आंसर लगभग सही हैं, पर इसका सबसे सही आंसर क्या है? डिसिमिलर मेटल, यस डिसिमिलर मेटल। इसका सही आंसर क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ऐसे फ्रेम नहीं होना चाहिए था। फ्रिक्शन वेल्डिंग की एक खूबी है कि वो डिसिमिलर मेटल को भी वेल्ड कर देती है। ये खूबी हर वेल्डिंग में नहीं होती। डिसिमिलर मेटल को वेल्डिंग करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग एक अच्छा विकल्प है, बशर्ते वो जॉब आपके राउंड बार जैसे हों या पाइप जैसे हों। तो आप डिसिमिलर मेटल के राउंड बार्स यानी कि सिलेंड्रिकल बेलनाकार जॉब्स को आपस में वेल्ड कर सकते हैं और पाइप्स को वेल्ड कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ्रिक्शन वेल्डिंग का एडवांटेज है कि अगर धातु असमान है तब भी इस वेल्डिंग से हम उनको जोड़ पाते हैं। तो शायद हमें क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था कि फ्रिक्शन वेल्डिंग का एडवांटेज क्या है दूसरी वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तब इसका आंसर ये डिसिमिलर मेटल्स ठीक हो जाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम सिर्फ डिसिमिलर धातुओं को ही वेल्ड करते हैं, सिमिलर धातु को भी वेल्ड कर सकते हैं आप उसमें, और करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं को करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए, जल्दी हो जाता है इसलिए हम, और सस्ता पड़ता है इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इसमें कोई वेल्ड ग्रूव वगैरह बना के उसमें वेल्डिंग को भरने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं इसलिए हम इसको करते हैं, और उसी एडवांटेज में एक ये एडवांटेज भी है कि डिसिमिलर मेटल्स को भी हम इसके द्वारा वेल्ड कर पाते हैं। तो इसका आंसर बी। अब ये लेज़र वेल्डिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लेज़र बीम वेल्डिंग। ये जो आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है ये है लेज़र बीम वेल्डिंग का। इसमें एक्स जहाँ पर लिखा हुआ है ये है आपका रूबी क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल की छड़ है जो हम लेज़र बीम में प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है रूबी क्रिस्टल, रूबी रॉड, ऑप्शन बी। ये जो आपका ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है ये रूबी क्रिस्टल है। लेज़र बीम, ये जो नीचे आती आपको दिखाई दे रही है इसको हम लेज़र बीम कहते हैं। कूलिंग सिस्टम, ये जो आपको बीच में हल्का सा एक गैप दिखाई दे रहा है ये कूलिंग सिस्टम है। एक मोटी काली लाइन और एक पतली काली लाइन के बीच में जो गैप है ये कूलिंग सिस्टम है, इससे हम ठंडा रखते हैं इस मशीन को, इस एपरेटस को। और फ्लैश लैंप, ये जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी फ्लैश लैंप। और एक चीज़ इसमें और है कि ये जो बीच में आँख जैसी आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये पूरी इलेक्ट्रॉन बीम को एक जगह जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पर कन्वर्ज कर देता है। तो लेज़र बीम में जो ये इसका आंसर सही क्या है? रूबी रॉड। व्हाट क्रिस्टल रॉड इज़ यूज्ड इन लेज़र बीम वेल्डिंग। अभी तो देखा रूबी है वो, रूबी एक पदार्थ है, उस पदार्थ का प्रयोग हम लेज़र बीम वेल्डिंग में करते हैं। जब इसमें से लेज़र बीम निकलती है वो रेडिश कलर की होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो एक बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की निकलती है, लेंस से हम उसको कन्वर्ज कर देते हैं और वो एक जगह वेल्डिंग करनी शुरू कर देती है। हमसे पूछा गया था लेज़र बीम में हम किस क्रिस्टल रॉड का प्रयोग करते हैं, नाम है रूबी। आयरन नहीं, कॉपर नहीं, स्टेनलेस नहीं, स्टेनलेस स्टील भी आंसर नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लेज़र बीम वेल्डिंग। इसका आंसर होगा लेज़र बीम। व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। किस तरीके का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, वो या तो राउंड होना चाहिए या सर्कुलर पाइप जैसा होना चाहिए। पाइप और राउंड रॉड्स, ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, इसमें होता क्या है, दो पार्ट्स जो राउंड रॉड्स हमें जोड़नी है
हम इन दोनों को, एक को रोटेट करवाएंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से और एक को स्थिर रखेंगे, उसको रोटेट नहीं करवाते। तो जो स्थिर वाली हमारी पार्ट होता है वो धीरे 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 रोटेट करने वाले पार्ट के पास आता है। जब इनके बीच में संपर्क होता है तो फ्रिक्शन से एक हीट उत्पन्न होती है। जब वो हीट उत्पन्न होगी और जब वो उसको लाल कर देगी, पिघलाएंगे नहीं हम उसको, सॉलिड स्टेट में ही करते हैं, लेकिन उसको प्लास्टिक स्टेज में ले आते हैं, मतलब जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपके होने शुरू हो जाएं। इलास्टिक स्टेज वो होती है जिसमें जब आपका जो विकार होगा वो परमानेंट नहीं होता। प्लास्टिक स्टेज वो होती है जिसमें आपने के में जो डिस्टॉर्शन आ गई वो परमानेंट हो जाती है, वापस नहीं आती, फोर्स हटाने पे वापस नहीं आती। तो जब इतनी हीट उत्पन्न हो जाती है यानी कि वो लाल हो जाते हैं, उस समय हम जो घूम रही है, जो पार्ट घूम रहा है, उसको ब्रेक मार के एकदम रोक देते हैं और पीछे से जो बिना घूमने वाला पार्ट है उस पर एक प्रेशर लगा देते हैं। तो ये चीज़ वेल्ड हो जाती है, दोनों पार्ट आपस में वेल्ड हो जाते हैं। आपको वीडियो में ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये है पूरी आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब हमसे पूछा ये जा रहा है इसका प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 मेंबर स्टेशनरी एंड अनदर रोटेटिंग टाइप। यस, ये आंसर सही हो सकता है। एक मेंबर घूमने वाला होगा और दूसरा स्टेशनरी मतलब नॉन रोटेटिंग टाइप होगा। बोथ मेंबर्स रोटेट्स, दोनों मेंबर रोटेट नहीं करते हैं, फिर तो वेल्डिंग होगी नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा ना। फ्रिक्शन तब होगा जब एक सतह दूसरी सतह के परस्पर कोई मोशन होगी। वो तभी हो सकता है कि जब एक सतह घूम रही हो और दूसरा सरफेस स्टेशनरी हो। बोथ मेंबर्स आर हीटेड, नहीं, 1 मेंबर इज हीटेड एंड अनदर रोटेटिंग। ये सारे आंसर नीचे वाले गलत हैं, एक आंसर सही है। इसका प्रिंसिपल यही है कि एक जॉब को, एक पार्ट को घुमाएंगे और दूसरे मेंबर को घुमाएंगे नहीं। तो ऑप्शन ए सही। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स है ये वो वाला पार्ट है जो रोटेट नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो चक में बंधा हुआ है, जैसे लेथ मशीन का चक होता है ना, उसमें बंधा हुआ है। और उसके ऊपर आप एक एरो का सिंबल भी देख रहे होंगे जो ये दर्शा रहा है कि ये घूम रहा है। तो जो एक्स वाला पार्ट है वो स्टेशनरी पार्ट है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मशीन कंट्रोल ये हैं जो आपको पहला ऑप्शन दिया है, मशीन कंट्रोल। तो ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके मशीन कंट्रोल। रोटेटिंग मेटल पाइप तो ये वाला है जो इस हिस्से पे लगा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है नॉन रोटेटिंग पाइप। यस, ये आंसर सही है, नॉन रोटेटिंग पाइप। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर तीर से दिखाई जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ये रहेगी इस केस में। तो इसका आंसर है नॉन रोटेटिंग पाइप। विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। ऐसा एक वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें बाहर से किसी हीट की आवश्यकता ना हो। नीचे के 4 ऑप्शन में सीम वेल्डिंग में आवश्यकता होती है जो हमें आर्क से मिलती है। फ्लैश बट वेल्डिंग में भी हमें इलेक्ट्रिक करंट से वो हीट जनरेट होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में भी होती है। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो ऑप्शन बी है यही इसका आंसर सही है। ये विद हीटिंग भी होता है, विद एक्सटर्नल हीट भी हो सकता है, विदाउट एक्सटर्नल हीट भी हो सकता है। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर बी ही है। व्हाट स्टेज ऑफ द मेटल द फ्रिक्शन वेल्डिंग इज कंप्लीटेड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। उच्च दबाव लगाने से धातु की किस अवस्था में घर्षण वेल्डिंग पूरी होती है। पहला ऑप्शन है फ्यूजन स्टेज। फ्यूजन नहीं होता एक्चुअली, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। फ्यूजन कहते हैं जब पिघली हुई अवस्था में हमारा फिलर मेटल और बेस मेटल जमते हैं, पिघली अवस्था में आने के बाद फिर एक साथ जमते हैं, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। नॉन फ्यूजन रेंज भी इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है तो एक मेंबर के एटम्स दूसरे मेंबर के एटम्स के साथ डिफ्यूजन हो जाता है उनका, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में डिफ्यूजन हो जाता है और बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम इसको नॉन फ्यूजन भी नहीं कहते, हम इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। प्लास्टिक स्टेज, करेक्ट, प्लास्टिक स्टेज इसका सही आंसर है। प्लास्टिक स्टेज मतलब डिफॉर्मेशन होने के बाद और वो वहीं के वहीं फिक्स हो जाती हैं, प्रेशर हटाने के बाद ये अपनी पुनः वापसी अपनी अवस्था में नहीं आ पाते हैं, तो इसको प्लास्टिक स्टेज कहेंगे। ओनली हीटिंग स्टेज नहीं, आंसर इसका प्लास्टिक स्टेज ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW, जिसको टिग भी बोलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय सेटिंग DCEN फॉर SS वेल्डिंग बाय टिग वेल्डिंग प्रोसेस। जब हम टिग वेल्डिंग प्रोसेस से SS की वेल्डिंग कर रहे हैं यानी कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं और पोलैरिटी हमने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाया हुआ है और वो हम बनाते ही हैं। जब भी आप GTAW या टिग वेल्डिंग करेंगे तो आप इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे क्योंकि उस वक्त हम चाह रहे होंगे कि ज़्यादा हीट बेस मेटल की तरफ उत्पन्न हो, क्योंकि फिलर मेटल हम बाहर से डाल रहे हैं। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हीट टंगस्टन पे नहीं चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पर, टंगस्टन की इलेक्ट्रोड पर नहीं चाहते हैं, वरना टंगस्टन पिघलकर मेटल में गिर जाएगा और टंगस्टन इंक्लूजन का दोष मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक तो हम बात समझ गए क्वेश्चन में कि टिग वेल्डिंग हो रही है।
DCEN यानी कि इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और बेस को पॉजिटिव यानी कि स्ट्रेट पोलैरिटी हमने यूज़ की है। SS की वेल्डिंग कर रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड की टिप का यानी कि जो टंक्शन की इलेक्ट्रोड है उसकी टिप का इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए। उसका इंक्लिनेशन 55 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी आर्क को टारगेट पे हम रखते हैं तो बेस मेटल पिघल के, जो फिलर मेटल पिघल के जहाँ हम चाहते हैं वहीं गिरता है। तो अगर हमने इसका इंक्लिनेशन कम रखा तो आपकी वेल्डिंग बीड जो है वो बहुत मोटी बनने लगेगी। जब आप टिग वेल्डिंग देखोगे उनकी सीम बहुत पतली और बहुत ऊंचाई में भी पतली और चौड़ाई में भी पतली बनती है, बहुत सुंदर बीड बनती है उसकी। इसके लिए आपका जो टॉर्च का एंगल है या इलेक्ट्रोड का एंगल है वो 55 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन सही है। ऑप्शन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स मार्क से दिखाया हुआ है, हाँ इसमें गलती ये हो गई, नीचे वाला जो एरो हेड है वो यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, वो यहाँ तक आना चाहिए था। तो ये दोष क्या है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब दूसरी सतह तक आपकी पिघली हुई मेटल गया ही नहीं है, पहुँच ही नहीं पाया है दूसरी सतह तक। दूसरी सतह कौन सी है, मतलब नीचे तक नहीं पहुँच पाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। पोरोसिटी ये नहीं है, अंडरकट भी ये नहीं है, स्लैग इंक्लूजन भी ये नहीं है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी इसका नाम है। इसका आंसर है डी। ये जो एरो हेड है नीचे वाला वो यहाँ ना लगकर यहाँ पर लगना चाहिए था। What is the source of heat in friction welding process? घर्षण वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा सोर्स क्या है? मैकेनिकल फ्रिक्शन इसका सोर्स है, केमिकल हीटिंग नहीं है। केमिकल हीटिंग तो थर्मिट वेल्डिंग में होती है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग बाकी इंडक्शन हीटिंग हो सकती है या आर्क हीटिंग हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है। थ्रेड हीटिंग तो मुझे पता नहीं क्या होता है, ये कोई वर्ड है भी या नहीं। तो इसका एक ही आंसर सही है, मैकेनिकल फ्रिक्शन, क्योंकि आपका जो हीट उत्पन्न हो रही है वो जो मैकेनिकल जो मोशन हो रहा है, मशीन एक पार्ट को घुमा रही है, दूसरे पार्ट को प्रेशर देके उसके साथ धक्का दे रही है, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल हैं। तो हम मैकेनिकल फ्रिक्शन से वो हीट जनरेट करते हैं और दोनों पार्ट्स को आपस में वेल्ड कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट ख़त्म हुआ। आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास करें। जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इसी टेस्ट का, उसके माध्यम से आप अपना अभ्यास करें और परीक्षाओं की तैयारी करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड बाय।